गवर्नमेंट ने 26 ऐप पर बैन लगा दिया। पॉलिटिशियन के भी घर जला दिए गए। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि लोग वायलेंस पर उतर आए। इस सिचुएशन को देख के पीएम को भी रिजाइन करना पड़ा। चलिए अब पर्दा उठाते इस कहानी से और जानते हैं नेपाल की असली सिचुएशन को। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की करंट सिचुएशन के बारे में, एक ऐसा आंदोलन के बारे में जिसे मीडिया ने नाम दे दिया है जेन ज़ी प्रोटेस्ट। नेपाल के स्ट्रीट्स लिटरली जल रहे हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लीडर्स के घर तक को फायर लगा दिया गया है और फाइनली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। पर सवाल ये है, सब कुछ इतना बंद क्यों हो रहा है और क्या इसकी वजह है इस प्रोटेस्ट की, और नेपाल का फ्यूचर अब कैसे होगा? आइए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कुछ वीक्स पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। 26 मेजर सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। इमेजिन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, सब कुछ ब्लॉक। और रीज़न, गवर्नमेंट बोले कि ये ऐप्स नेपाल में प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नेपाल की जेन ज़ी के लिए सोशल मीडिया एक लाइफलाइन है। करियर, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, एक्टिविज्म, सब कुछ इसी पे है। सो जब गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, यूथ को लगा कि उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ली गई है और ये ट्रिगर बना एक बड़ा आंदोलन का। 8 सितंबर को काठमांडू और मेजर सिटीज में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल सब लोग स्ट्रीट पे आ गए। इनिशियली प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और रबर बुलेट्स यूज किए, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुलिस ने लाइव बुलेट्स तक चलाई और उसके बाद वायलेंस फैल गया। 19 लोग मारे गए और 100 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। यूथ ने कहा, ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का इशू नहीं है, बल्कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिशियन का एरोगेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट है। बर्निंग नेपाल। एंगर इतना ज्यादा था कि प्रोटेस्टर ने सिंबल ऑफ पावर को टारगेट किया। पीएम ओले को प्राइवेट रेसिडेंशियल जला दिया गया। प्रेसिडेंट और टॉप लीडर्स के घरों को फायर अटैक हुए। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज भी बंद कर दिए गए। इवन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक को भी जला दिया गया। ये सब एक क्लियर मैसेज था कि नेपाली यूथ अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। फायर सिर्फ प्रॉपर्टी पर नहीं, सिस्टम पर भी था। एक सिंबॉलिक एक्ट के थ्रू लोग कहना चाहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर करप्ट हो चुका है। गवर्नमेंट रिएक्शन, पीएम रेजिग्नेशन। जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई, गवर्नमेंट को बैकफुट पर आना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया बैन हटा दिया। फिर पीएम ओले ने एक नेशनल एड्रेस में बोला कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, विक्टिम्स के फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि पीएम ओली को रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने बोला कि नेपाल को शांति चाहिए और उनका स्टेप सिचुएशन नॉर्मलाइज करने के लिए सही था। सिर्फ पीएम ही नहीं, मल्टीपल मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। होम मिनिस्टर रमेश लहका और एग्रीकल्चर, यूथ एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ मिनिस्टर, सब ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। अब बात करते हैं कि नेपाली यूथ इतना गुस्से में क्यों है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, जॉब्स कम है, करप्शन वाइड स्प्रेडेड है, लीडर्स को लोग सेल्फ सर्विंग मानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की सिचुएशन वीक है। और जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो वो एक स्पार्क बन गया जो ऑलरेडी बिल्डअप फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लोजन में बदल दिया। एक तरह से ये प्रोटेस्ट नेपाल का फ्यूचर के लिए एक वेकअप कॉल है। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है इसका। डायलॉग विथ यूथ्स। गवर्नमेंट और पार्टीज को ओपनली यूथ के साथ बात करनी होगी। अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्ट में जो किलिंग्स हुई है उनका ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो और गिल्टी को पनिशमेंट मिले। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पुश करना होगा। स्टॉप सेंसरशिप। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नेपाल के लीडर्स को रियलाइज करना होगा कि यूथ ही देश का फ्यूचर है। अगर उनकी आवाज इग्नोर हुई तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो दोस्तों, नेपाल की कहानी एक वार्निंग है। जब गवर्नमेंट और यूथ के बीच ट्रस्ट ब्रेक होता है तो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। आज नेपाल की सड़कों पर गुस्सा दिख रहा है, वो भी सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन जैसा भी लग रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को पब्लिक में पीटा गया और एक्स पीएम की वाइफ को जिंदा जला दिया गया। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं, ये प्रूफ है कि लोगों का पेशेंस अब खत्म हो चुका है। पीएम का रेजिग्नेशन एक स्टेप है, लेकिन असली चेंज तभी होगा जब करप्शन कम होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी और सबसे बड़ी बात, यूथ की आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि नेपाल की सड़कों पर
जो आग लगी है वो सिर्फ बिल्डिंग को नहीं जला रही, वो एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही है। अब सवाल ये है, नेपाल अपना फ्यूचर कैसे लिखेगा? डायलॉग्स और रिफॉर्म्स के साथ या फिर एक और क्राइसिस के साथ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से नेपाल के यूथ के प्रोटेस्ट देश के फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जाएगा।